नमस्कार। राजनीतिक सिद्धांतों के तहत आज हम एक बहुत ही बर्निंग और कंटेम्परेरी इश्यू पे चर्चा करने वाले हैं और वो है सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज। देखिए, नागरिक समाज वाला टॉपिक तब तक आपके समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप नागरिक समाज के संबंध में कोई छवि अपने मन में नहीं बना लेते। राज्य कहते हैं आपके मन में कि एकदम से छवि बन जाती है ना, आपको चारों तत्व याद करने ही नहीं पड़ते। राज्य कहते एक छवि बन जाती है। जैसे मैं कहता हूं क्लासरूम, तो क्या बनती है? एक छवि बनती है। आपको याद नहीं करना पड़ता, एकदम से छवि बन जाती है कि क्लासरूम का मतलब ब्लैक बोर्ड है, शिक्षक है, बेंचेज है, भौतिक संसाधन है, बच्चे हैं, शिक्षा है और प्रोसेस चल रही है, किताबें हैं, पेन है। एकदम से इतनी सारी चीजों को याद करते हो जब मैं क्लासरूम कहता हूं? नहीं करते। फिर मैं कहता हूं गाय, फट से क्या बन जाती है? छवि बन जाती है। चार पैर, एक पूंछ, दो कान, दो सींग, ऐसे कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मैं सरकार कहता हूं, सरकार कहते आपके मन में क्या बन जाती है? एक छवि बन जाती है। आपको तीनों अंग अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं होती, एकदम से जरूरत नहीं है सरकार का मतलब ये वो नहीं। सरकार कहते चीजें क्या हो जाती है? बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। अब सिविल सोसाइटी तब तक समझ नहीं आएगी क्योंकि शब्द पहली बार आप सुन रहे हैं। तो किसी भी शब्द को आप पहली बार सुनते हैं ना, तो अब आपकी चीज सेट नहीं होती। बहुत सारे शब्द जो पहली बार में समझ में नहीं आते, फिर धीरे धीरे वो इतने कॉमन हो जाते हैं कि हमें उनके फिर आसपास के अर्थ और संदर्भ देखने की आवश्यकता नहीं होती। डिक्शनरी बार बार उठाने की, इनके व्यापक अर्थ खोजने की, इनको परिभाषित करने की हमें आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। तो सिविल सोसाइटी क्या है? तो जैसे ही राज्य कोई एक चीज नहीं है बल्कि बहुत सारे तत्वों का क्या है? एक मिलन है। शरीर कोई एक चीज नहीं है बल्कि पांच तत्वों का क्या है? मिलन है। वायु है, अग्नि है, जल है, इनका मिलन है। वैसे ही सिविल सोसाइटी कुछ तत्वों का आपसी मिलन है। अब मैं आपको सही बताऊं, सिविल सोसाइटी पहले आपके सिलेबस में नहीं था। मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर में सिविल सोसाइटी पहली बार पढ़ाया, पिछली बार। इससे पहले वाला जो बैच था जिसकी भर्तियां हो गई वो लोग लग चुके हैं, उस टाइम मैंने सिविल सोसाइटी को पहली बार पढ़ा। पहली बार पढ़ा तो मेरे में ना लगभग 40-50% छवि बन पाई। मुझे याद करना पड़ता था सिविल सोसाइटी को, जैसे शब्द आ जाता था तो छवि उभारनी पड़ती थी। फिर कहते ये सिविल सोसाइटी का मूवमेंट हो गया, ये सिविल सोसाइटी ने ये कर दिया। कौन सी सिविल सोसाइटी ने ये कर दिया समझ नहीं आता था। फिर मैं ये कहा कि अगर स्कूल लेक्चर का सिलेबस चेंज होगा ना तो सिविल सोसाइटी जरूर जुड़ेगी। मुझको ये ना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई आजकल। फिर क्या हुआ, 2-1 महीने बाद सिलेबस आया, कौन सा टॉपिक आ गया उसमें? सिविल सोसाइटी। फिर मेरे सारे फंडे क्या हो गए? क्लियर हो गए भी सिविल सोसाइटी होती क्या है। तो एकदम से ना छवि नहीं बनती सिविल सोसाइटी क्या है। तो पहले अपने मन में इसकी क्या बनाएंगे? छवि बनाएंगे। कौन से तत्वों से मिलकर ये बनती है। उसके लिए हमें ना कुछ चीजों में अंतर करना होगा। एक होता है समाज, एक होता है राज्य, एक होता है बाजार, एक होता है निजी क्षेत्र यानी घरेलू क्षेत्र, एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र। इनमें सबसे जो व्यापक है वो कौन है? समाज है, सोसाइटी है। फिर लास्ट में सिविल सोसाइटी की चर्चा करें। समाज में हजारों प्रकार के समूह, हजारों प्रकार की संस्थाएं, हजारों प्रकार के संघ, हजारों प्रकार के काम और हजारों प्रकार की गतिविधियां चलती ही रहती है। इन सब के मिलन को हम क्या बोलते हैं? समाज बोलते हैं। समाज में परिवार भी होते हैं,
चलो पहले करते हैं। समाज में पुरुष भी होते हैं, स्त्रियां भी होती है, दिव्यांग भी होते हैं, स्वस्थ भी होते हैं, श्वेत भी होते हैं, अश्वेत भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, ठिगने भी होते हैं, थर्ड जेंडर भी होते हैं, ट्रांसजेंडर भी होते हैं, कितने सारे बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। इन सब से मिलके क्या बनता है? एक। ये तो हमने सिर्फ व्यक्ति देखे। उसके बाद 20 प्रकार की क्या होती है? संस्थाएं होती है। शैक्षणिक संस्थाएं होती है, धार्मिक संस्थाएं होती है, बाजार की संरचनाएं होती है, जातीय संस्थाएं होती है, इसके अलावा और बातें रंगीय संस्थाएं होती है। उसके बाद स्वैच्छिक क्लब होते हैं बहुत सारे, परिवार होता है, चर्च होता है, ये मंदिर मस्जिद, ये सारी संस्थाएं कहाँ पाई जाती है? समाज में। कितनी गतिविधियां होती है, पूछिए ही मत। अपराध भी होते हैं, मर्डर भी होते हैं, आपसी संबंध भी होते हैं, लेन देन भी होता है, चीजों की खरीद बिक्री भी होती है, भाषण भी होते हैं, सुनाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं, शक्ति संघर्ष भी होते हैं, पता नहीं क्या क्या काम चलता रहता है कहाँ? समाज में। तो सबसे व्यापक इकाई कौन सी होती है? समाज होती है। दूसरी इकाई होता है राज्य। और इकाई करते हैं। राज्य एक ऐसा समूह है जिसको खड़ा किया गया था व्यक्ति ने अपनी सुरक्षा के लिए। इसका जो प्रारंभिक उद्देश्य था वो था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। लोग ना एक दूसरे को मारते थे, अब मारते थे तो उनकी रक्षा कौन करे? तो फिर एक ऐसा शक्तिशाली राजा बनाया गया जिसने कहा कोई किसी को मारेगा नहीं, मारने का हक सिर्फ किसके पास है? मेरे का। अगर कोई तुम्हें गलत मारेगा तो उसको कौन मारूंगा? मैं मारूंगा। तो उसको फिर अत्यंत शक्तियां दी गई और एक राजा खड़ा किया गया। तो एक राज्य खड़ा किया गया। इस राज्य ने आया तो थे व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए था, लेकिन इस सुरक्षा को लागू करने के लिए उसने लोगों को दबाना और नियंत्रित करना शुरू कर दिया। अगर ये लोगों को नियंत्रित नहीं करेगा, लोगों को प्रेशर में नहीं लाएगा, लोगों को दबाएगा नहीं, तो बताओ लोग क्या करेंगे? वहां रहने वाले लोग क्या करेंगे? वो तो बलवा अराजकता फैला देंगे, एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर देंगे। इसलिए राज्य ने उनकी स्वतंत्रताओं पे क्या शुरू कर दिया? कुठाराघात, उनको नियंत्रित करना, अत्याचार करना उनके ऊपर शुरू कर दिया। एक होता है बाजार। आपको डेली खाने के लिए, पीने के लिए, घर चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए आपको बाजार का सृजन करना पड़ा। पहले बाजार नहीं हुआ करते थे क्योंकि उस टाइम संसाधन असीमित थे और जनसंख्या सीमित थी। फिर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई तो लोगों की आवश्यकता पूर्ति के लिए क्या चीजें खड़ी हो गई? बाजार। क्योंकि हर एक व्यक्ति हर चीज पूरी नहीं कर सकता। समाज सभ्य होते जाते हैं तो वस्तुओं की संख्या भी बढ़ती जाती है। आप आज से 30-40 साल पहले देखो, हमारे घरों में 2, 4, 5, 10 चीजें हुआ करती थी। आज 50 प्रकार की चीजें मिलती है। 3-4 प्रकार के तो तवे मिलते हैं हमारे घर पे, मिट्टी का, नॉन स्टिक, लोहे का और स्टिक का, पता नहीं कौन कौन से तवे मिलते हैं हमारे। भांति भांति के टोपिये मिलते हैं, प्रेशर कुकर मिलते हैं। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, भांति भांति की वस्तुएं बनती है, हमारी आवश्यकताएं बढ़ती है, नई नई आवश्यकताएं। आज से 15 साल पहले मोबाइल एसेंशियल नहीं था। आज दिल कहीं गुम हो जाना चाहिए, मोबाइल गुम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे दिल बैठे हुए रहते हैं, है ना। कितना एसेंशियल हो गया मोबाइल, जीवन का अनिवार्य पार्ट हो गया। एक टाइम भोजन मिले चाहे नहीं मिले, पहले क्या चाहिए? तो ऐसे करके मैंने कहा जैसे जैसे समाज विकसित होता है चीजों की आवश्यकता बढ़ती जाती है। परिणाम स्वरूप उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कौन उभरता है? बाजार उभरता है। यह भी जरूरी होता है, इसके बगैर भी काम नहीं चलता। एक होता है घरेलू क्षेत्र। ये हमारा जो परिवार का क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है? घरेलू क्षेत्र है। इसमें परिवार के आपसी संबंध होते हैं, पति पत्नी के, माँ बाप के, बेटे के, बेटी के आपसी संबंध होते हैं, ठीक है, दादा दादी, ये सारे संबंध। इससे क्या बनता है? घरेलू क्षेत्र। और इससे बाहर आते हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र। इससे बाहर आके हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं, इससे बाहर आके चीजों को खरीदते हैं और बेचते हैं। हम अपनी गेहूं बेचने जाते हैं, कपास बेचने जाते हैं, बाजरा बेचने जाते हैं बाजार में, वहां से कुछ खरीदने जाते हैं। या फिर हम क्या करते हैं? धार्मिक संस्थाओं में जाते हैं, उनमें शामिल होते हैं, गीत भजनों में, इनमें शामिल होते हैं। या फिर हम क्या करते हैं? जातीय समारोह में शामिल होते हैं, या हम शैक्षणिक संस्थाओं में जाते हैं, वहां पढ़ते हैं। या फिर हम राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, राजनीतिक दलों के और दबाव समूहों के सदस्य बनते हैं। तो ये सारा कौन सा क्षेत्र है?
जो घर से बाहर निकल के, निजी क्षेत्र से बाहर निकल के बाहरी जो गतिविधियां करते हैं वो कौन से क्षेत्र में आती है? सामाजिक क्षेत्र में। क्या आप कोई सार्वजनिक क्षेत्र का काम करते हो क्या? तो घर पे रोटी पानी को छोड़ के आप करते ही क्या हो? सार्वजनिक क्षेत्र में का पढ़ने आए हो। ये कौन सा घरेलू क्षेत्र है क्या आपका? नहीं है। ये कौन सा क्षेत्र है? सार्वजनिक क्षेत्र है। राजनीतिक दल में जो गतिविधियां होती है उसमें घर पे होती है क्या सारी गतिविधियां? नहीं, वो कहाँ होती है? बाहर होती है। आप किसी दबाव समूह के सदस्य हो, आप एक जाति के समूह है, तो जाति में जो गतिविधियां होती है, शादियां होती है, मीटिंग्स होती है, शक्ति प्रदर्शन होता है, वोटिंग के टाइम हम नेतागिरी करते हैं, ये कौन सी गतिविधियां होती है बताओ? ये सार्वजनिक गतिविधियां। पीछे हरेक जाति ने अपने अपने हिसाब से क्या किया था? बड़े बड़े सम्मेलन किए थे। वो कौन सी गतिविधि थी? तो घर से बाहर निकल के आप जो गतिविधियां करते हैं, बाजार में, धार्मिक संस्थाओं में, जातीय संस्थाओं के अंदर, राजनीतिक संस्थाओं में, ये सारी गतिविधियां कौन सी कहलाती है? सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियां। और जो हम घर में करते हैं वो घरेलू क्षेत्र की। अब बताओ, राज्य और बाजार की जो गतिविधियां होती है वो कौन सी होती है? ये एक सार्वजनिक गतिविधियां होती है। बाजार घर पे थोड़ी लगता है कि घर पे बनाने वाला, घर पे खरीदने वाला, ऐसा थोड़ी होता है। पत्नी कहती है ले मैं 5 रोटी बनाता हूँ, 10 के हिसाब से 50 रुपए दे मुझे, ऐसे थोड़ी होता है। ये गतिविधि जब वो पत्नी बाहर जाके 5 रोटी बनाएगी तब वो 10 रुपए के हिसाब से बेचेगी। आंटी का ढाबा यहाँ है इसके दुर्लभ जी के पास तो ये है। तो अब समाज में कौन सा क्षेत्र आता है? उसमें घरेलू भी आता है और उसमें समाज तो बहुत बड़ा, तो उसमें दोनों गति, परिवार भी उसी में आता है, बाजार भी उसी में, स्कूल वगैरह सब उसी के अंदर आते हैं। समाज एक बड़ी इकाई होती है। अब हमारे पास चर्चा करने के लिए कौन सा समाज है? नागरिक समाज। कि ये क्या होता है? सिविल सोसाइटी फिर क्या होती है? ये सोसाइटी है, इसको क्या बोलोगे आप? राज्य को पॉलिटिकल सोसाइटी। ये राजनीतिक समाज है। राज्य कौन सा समाज होता है? राजनीतिक। ये पॉलिटिकल सोसाइटी होती है, राजनीतिक समाज। अब बाजार कौन सा होता है? मार्केट सोसाइटी होता है। इसको हम बाजार समाज या मार्केट सोसाइटी बोलते हैं। इंग्लिश में सीधे बाजार समाज बोल दो। हिंदू क्या है? मुस्लिम क्या है? धार्मिक समाज है। ये सिख, ये धार्मिक समाज। तो ये भांति भांति के समाज के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। राजनीति समाज, बाजार समाज, जाति समाज, धार्मिक समाज, ये सारे होते हैं। तो ये हम चर्चा कर रहे हैं। अब किसकी चर्चा करें हम? ये नागरिक समाज। ये क्या है फिर? सिविल सोसाइटी क्या है? सिविल सोसाइटी विभिन्न चीजों के मिलने से बनती है। सिविल सोसाइटीज में आते हैं नागरिकों के कौन से संगठन? नागरिकों के स्वैच्छिक संगठन, जो उन्होंने कहां से तैयार किए हैं? स्वेच्छा से तैयार किए। वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन या वॉलेंट्री एसोसिएशंस। अब ये बताओ, जाति एक स्वैच्छिक संगठन है, अनिवार्य संगठन है? अच्छा, तो बन जाओ आप सारे के सारे। अब तक अगर ये होता स्वैच्छिक संगठन तो सारे के सारे एससी का सर्टिफिकेट या एसटी का बना चुके होते या ओबीसी का बना चुके होते। स्वैच्छिक नहीं है। जाति एक ऐसा संगठन है अनिवार्य। जो स्वेच्छा से बनते हैं वो कौन से संगठन होते हैं? स्वैच्छिक, जिनके सदस्यता खुली होती है। हम चाहें तो सदस्यता ग्रहण करें और चाहे ग्रहण नहीं करें। धर्म कैसी संस्था है? धर्म एक अनिवार्य संस्था है। आप जन्म से उसके सदस्य रहते हैं, बाद में बदल लो, बहुत ही कम बदलाव होता है। 99% धर्म कैसी संस्था होती है? अनिवार्य संस्था होती है। मैं कौन सी संस्थाओं की चर्चा कर रहा हूं? स्वैच्छिक संस्थाओं, जो हम स्वेच्छा से तैयार करते हैं। मोहल्ला सुरक्षा समिति, बताओ, स्वैच्छिक है। मोहल्ला सफाई समिति स्वैच्छिक है। ग्रामीण विकास समिति स्वैच्छिक है। ठीक है। अब है आपका अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ, स्वैच्छिक है। आ गया? तो ये जो नागरिक स्वेच्छा से जिन संगठनों को तैयार करते हैं वो कौन से होते हैं? स्वैच्छिक संगठन, एनजीओज। ये एनजीओज क्या होते हैं? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। 2 प्रकार के होते हैं। एक तो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं।
गैर सरकारी। दो चीजें होती है, एक तो होती है सरकारी और एक होती है गैर सरकारी। आप कौन है जिन्होंने किसी एनजीओ का नाम सुना है? किसी का भी कोई एनजीओ का नाम सुना हो? एनजीओ का नाम नहीं सुना, गैर सरकारी संगठन होगा। आप राजस्थान का जीके, वैसे जीके पढ़ते हैं आपने कैलाश सत्यार्थी का एक संगठन है बचपन बचाओ आंदोलन। ये बचपन बचाओ क्या है? एक एनजीओ है। एनजीओ लोगों के वो स्वैच्छिक संगठन होते हैं जो सरकारी क्षेत्र से बाहर जनता के कल्याण का काम करते हैं, और ये गैर लाभकारी होते हैं। बिना किसी लाभ की अपेक्षा के ये जनता की भलाई का काम करते हैं। ऐसे संगठनों को हम एनजीओ बोलते हैं। एक अपने यहाँ वो कौन सा है, जलमैन है, वाटरमैन के नाम से राजेंद्र सिंह जाना जाता है। वो भी क्या चलाता है? एक एनजीओ चलाता है। भ्रष्टाचार मुक्ति को लेके एक एनजीओ चलाते हैं अन्ना हजारे। बच्चों की सुरक्षा के लिए ये चलाते हैं। ठीक है, एक संगठन चलता है क्राई, बच्चों के लिए क्राई, बच्चों की सुरक्षा के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए। चलो नहीं आया समझ में। एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक एनजीओ चलता है जिसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। नाम सुना आपने? ये कौन सी सरकार का है बताओ? कोई सी सरकार का नहीं है। अब ये बताओ एमनेस्टी इंटरनेशनल किस क्षेत्र में काम करता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। फिर ग्रीन पीस कहां करता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करता है। लंदन से चलने वाला बहुत बड़ा संगठन है। छोड़ो उसको। रेड क्रॉस, किस कौन? रेड क्रॉस को, रेड क्रॉस सोसाइटी सुना होगा। ये युद्ध स्थलों पे जाके और उन सैनिकों की क्या करती है? इलाज करती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल गैर लाभकारी संस्था है। अगर आप उससे जुड़ना चाहो तो आपको उसकी गतिविधियों में हिस्सा लेना पड़ेगा, नागरिक अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी। पुलिस आई और बेमतलब किसी को उठा के ले गई तो आप जाएंगे और क्या उठाएंगे? आवाज उठाएंगे। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो मानवाधिकारों के क्षेत्र में काम करता है। और चलो करते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। किस किसने नाम सुना? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। एक है ना आदत डालो अखबार पढ़ने की, सारे के सारे आदत डालो। ईमानदारी से मैंने 50 बार कहा आपको कि एक तो अखबार पढ़ने की आदत विकसित कर लो, काम आता है। ये नहीं कि इसमें प्लेटो के बारे में खबर ही नहीं आई तो प्लेटो के बारे में नहीं, पर और बहुत सारी खबरें आती है जो आपकी बुद्धि को विस्तृत करती है। तो सीधा ही फोकस मत रखा करो काय के ऊपर, प्लेटो के ऊपर, इनके ऊपर। इनसे बाहर भी दुनिया है उनके ऊपर देखा करो। ये इस प्लेटो वगैरह से जुड़ी हुई है। प्लेटो अच्छी तरह समझ में आएंगे जब उनको पढ़ोगे आप। एक मैंने आपको वो बताया था प्रधानमंत्री सीरीज, किस किसने देख ली? गुड। बाकी क्या कर रहे हैं? वो ओटीटी देख रहे हैं और है वेब सीरीज देख रहे हैं, तो प्रधानमंत्री सीरीज देख लो। एक मैंने आपको राज्यसभा टीवी के ऊपर संविधान निर्माण देखने को कहा था, देख लिया। आगे कुछ हाँ ऐसे करने थोड़ी देखा जाओ करने से। एक मैंने आपको कहा था बीबीसी न्यूज हिंदी पढ़नी है। किस किसने डाउनलोड कर रखा? आज कर लेना, बाकी रोज 10-15 मिनट पढ़ना है उसको। अब मैं ये चर्चा ये कर रहा था कि एक बार छवि बना लो पहले। कौन सी? मैंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल लेवल का एनजीओ है। इनको इंगो बोलते हैं। इंगो, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इनको इंगो बोलते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हर साल एक लिस्ट जारी करता है भ्रष्टाचार को लेके, और भारत उसमें पायदान बढ़ता ही जा रहा है। भारत पहले 110 पे था, 112 पे, 115 पे। मतलब अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है? बुरा हो रहा है। तो अब भ्रष्टाचार रोकने का काम किसका है? सरकार का है। सरकार जब नहीं रोक पाती, जो कार्य सरकार नहीं कर पाती, जिन क्षेत्रों में सरकारें हाथ खड़ा कर देती है या सही तरीके से पहुंच नहीं पाती, बच्चों का कल्याण करना, भ्रष्टाचार को रोकना, ग्रीनरी को रोकना, इसको पर्यावरण असंतुलन को रोकना, ये सरकारों के काम है। जब सरकार उन क्षेत्रों में सही तरीके से अपनी सेवाएं नहीं दे पाती, जब कौन से संस्थान? सरकारी संस्थान। तो फिर कौन से संस्थान आते हैं? गैर सरकारी संस्थान।
सरकारी संस्थान जो काम करते हैं वो लाभ के लिए करते हैं, गैर लाभकारी होते हैं। और तो एनजीओ भी जो काम करते हैं वो भी कैसे होते हैं, गैर लाभकारी। कैलाश सत्यार्थी काम करता है बच्चों के बचपन को बचाने के लिए, उनकी लिखाई पढ़ाई का। जो बच्चे जिनकी चोरियां हो जाती है, अपहरण हो जाते हैं, जिसे जबरदस्ती काम कराया जाता है उद्योगों के अंदर, उनको मुक्त करवा के उनको पढ़ाने लिखाने का काम करता है कैलाश सत्यार्थी का बचपन बचाओ आंदोलन। तो अब आपको ये पता चल गया है ये कौन से संगठन होते हैं, गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और देखते हैं स्वैच्छिक संगठन, दबाव समूह। कोई एक आधा प्रेशर ग्रुप जानते हो? आरएसएस है। और बताओ आप, अभी चुनाव होते तो आप ऐसे कुछ दबाव समूहों के नाम सुनते जो छात्रों के थे। दबाव समूह लोगों के वो स्वैच्छिक संगठन होते हैं जो सरकार पे दबाव डाल के अपनी मांगों को मनवाते हैं, वो दबाव समूह होते हैं। एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, छात्रों का वो संगठन है जो दक्षिण पंथ से जुड़ा हुआ है। एनएसयूआई, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, ये वो संगठन है जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है और जो मध्यम मार्गी है। एसएफआई, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये छात्रों का वो संगठन जो वामपंथी है। और ये इससे सीपीआई-एम से जुड़ा है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये तो मैंने आपको छात्र संगठन बताए। औरतों के 20 संगठन काम करते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में औरतों के हितों की रक्षा के लिए एक दबाव समूह काम करता है। उसके बाद आप राकेश टिकैत का नाम किसने सुना? राकेश टिकैत, ये किसान आंदोलन में राकेश टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत का बेटा, वो भाक्यू का अध्यक्ष है, भारतीय किसान यूनियन। भारतीय किसान यूनियन किसानों का दबाव समूह है, ठीक है। फिक्की का नाम सुना है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स, ये उद्योगपतियों का और मैन्युफैक्चरर्स का दबाव समूह है, फिक्की। अच्छा, आपने कभी नाम सुना चिट्टू, सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन, चिट्टू? चिट्टू आपने सुना होगा, मजदूरों का है। इसमें दांती ऐसा तोड़िया सा बना हुआ देखोगा, चिट्टू। इटक, एंटक, ये मजदूरों के दबाव समूह है। इस देश में लाखों दबाव समूह काम करते हैं। क्षेत्रीय महासभा, नाम सुना आप? क्षेत्रियों की महासभा। जाट महासभा, नाम सुना? ये किसकी है? ये जातियों के दबाव समूह होते हैं। अखिल भारतीय दलित शोषित समाज समिति एक दलितों का दबाव समूह है। औरतों के दबाव समूह 20 प्रकार के, ठीक है। ये सारे दबाव समूह होते हैं। मैंने आपको प्रेशर ग्रुप्स कराए, ये दबाव समूह होते हैं। अब आ जाते हैं तीसरे होते हैं सामाजिक आंदोलन, सोशल मूवमेंट्स। सामाजिक आंदोलन, लोगों के, नागरिकों के द्वारा खड़े किए गए वो आंदोलन जो सरकार को सचेत करते हैं कि तू तेरा काम ढंग से कर, या ये तू फला काम मत कर। उन संगठन, उन आंदोलनों को हम कौन से आंदोलन बोलते हैं? सामाजिक आंदोलन। ऐसे ही एक सामाजिक आंदोलन के आप गवाह रखे हैं जो लगभग 1.5 साल तक चला, अहिंसात्मक था और बहुत बड़ा था, वो था किसान आंदोलन। ऐसा ही एक आंदोलन आपने 2011 में देखा, अन्ना हजारे, तुम भी हजारे और मैं भी हजारे, ठीक है, अन्ना हजारे। ऐसा ही आंदोलन आपने 1974 में देखा जिसने इंदिरा गांधी की हालत खस्ता कर दी थी, संपूर्ण क्रांति का आंदोलन। ये कौन से आंदोलन है? अन्ना हजारे। एक लड़की थी जिसके साथ शारीरिक अभद्रताएं की गई थी, मार भी दिया था, निर्भया। उसके बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था, निर्भया आंदोलन। बस अन्ना हजारे के आंदोलन। ऐसा ही एक आंदोलन राजस्थान में खड़ा हुआ जब भीम तहसील के सरपंच ने, भीम गांव के सरपंच ने ये कहा कि मैं मस्टर रोल नहीं दिखाऊंगा। मस्टर रोल वो होते हैं जिसमें मजदूरों की हाजिरियां अंकित होते हैं, बोला नहीं दिखाऊंगा। तो अरुणा राय का एक संगठन है मजदूर किसान शक्ति संगठन, इसने कहा तेरे को दिखाना पड़ेगा, तो नहीं दिखाऊंगा। तो फिर एक आंदोलन खड़ा हुआ था, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये सारे कौन से आंदोलन है? सामाजिक आंदोलन। एक दिन
क्रिकेट की कोई सामग्री बनाने के लिए कुछ ठेकेदार दसोली गांव उत्तराखंड में पेड़ काटने के लिए पहुंचे, तो गांव वालों ने कहा, टेरी गढ़वाल के गांव वालों ने कि मत काटो। टेरी गढ़वाल नहीं, और ही कोई जिला है वो, तो आप पेड़ मत काटो। तो काटेंगे, सरकार की परमिशन है हमारे पास। वो बोला पेड़ हमारे हैं, पेड़ सामुदायिक संपत्ति होते हैं, पेड़ सरकार की संपत्ति। अब आप समझो, सार्वजनिक संपत्ति, सरकार की संपत्ति और निजी संपत्ति में भेद किया करो आप। सरकार की संपत्ति की पेड़ सरकार के, कलेक्टर बोला काट दो। पेड़ सामुदायिक संपत्ति, अब बताओ हम सबकी है, कलेक्टर घर से पेड़ पैदा करता है क्या? वो होती है सामुदायिक संपत्ति। तो सरकारी संपत्ति में और सामुदायिक संपत्ति में फर्क होता है, ये ध्यान रखा करो। स्कूल क्या है? सरकार की संपत्ति है, समुदाय की संपत्ति नहीं। हम कहते हैं समुदाय संपत्ति, वो सरकार की संपत्ति होता है, उसका पट्टा सरकार के पास होता है। तो वो बोले पेड़ सरकारी संपत्ति नहीं होते, पेड़ होते हैं सामुदायिक संपत्ति। हम पूरे समुदाय के, हमारे बाप दादाओं ने लगाए थे, प्रकृति ने उनको बड़ा किया, पानी पिला के। सरकार के थोड़ी है कि जमीन सरकार की है, जमीन होगी, पेड़ नहीं है। काटेंगे काटेंगे तो औरतें और पुरुष क्या चिपक गए, ये अगले दिन खबरों में आ गई। और देखते देखते बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, पर्यावरण संरक्षण का। कौन सा? चिपको आंदोलन। फिर एक दिन सरकार का प्लान सामने आया, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार का, कि एक नदी है नर्मदा नदी, इस नदी पे हम छोटे बड़े बहुत सारे क्या बनाएंगे, बांध बनाएंगे। बांध बनाएंगे तो इससे पूरा पर्यावरण की क्षति होती है, पानी आप रोक लेते हो। तो एक तो प्रकृति ने जिस हिसाब से कहा उसके आप छेड़खानी नहीं करेंगे। तब मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। तो ये कौन से आंदोलन है? सामाजिक आंदोलन। ये स्वेच्छा से नागरिकों के द्वारा स्वहित में खड़े किए जाते हैं। तो ये सारे जब एक साथ मिलते हैं तो क्या बनता है? नागरिक समाज। ये है नागरिक समाज। अब बताओ, नागरिक समाज में क्या आते हैं? स्वैच्छिक संगठन, इसमें आते हैं एनजीओ, इसमें आते हैं दबाव समूह, इसमें आते हैं सामाजिक आंदोलन। और इन सबको एक साथ ले लेते हैं तो क्या के नागरिक समाज आता है। अब हम इसको समझने की शुरुआत करते हैं कि नागरिक समाज है क्या। कि नागरिक समाज राज्य के कार्य क्षेत्र से बाहर, लेकिन समाज के अंडर में। ये राज्य के अंडर में होता है कि नागरिक समाज? नहीं, राज्य की तो खिलाफत करता है ये, और नागरिकों के हित में होता है। तो राज्य की सत्ता को सीमित करने के लिए नागरिकों के जो विभिन्न प्रकार के स्वैच्छिक संगठन, एनजीओ और सामाजिक आंदोलन जो काम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नागरिक समाज बोलते हैं। तो क्या नागरिक समाज बाजार होता है क्या? नहीं होता। तो क्या नागरिक समाज घरेलू क्षेत्र होता है क्या? नहीं होता। तो क्या होता है? नागरिक समाज में सार्वजनिक क्षेत्र की सार्वजनिक गतिविधियां आती है। नागरिक क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र होता है। आप ये स्वैच्छिक संगठन, एनजीओ, दबाव समूह, सामाजिक आंदोलन खड़े करेंगे तो घर पे खड़े करेंगे या बाहर? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियां होती है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में जो सार्वजनिक हित, देखिए कितनी बड़ी बात, छोटी सी परिभाषा हम करते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में सार्वजनिक हित की गतिविधियां सिविल सोसाइटी कहलाती है। और ये कहा किसने? हेबरमास ने। एक छोटी सी परिभाषा देखो, हेबरमास बोला सार्वजनिक क्षेत्र में सार्वजनिक गतिविधियां क्या कहलाती है? नागरिक समाज। आ जाओ वापिस। सार्वजनिक क्षेत्र है। अब ये सारे काम किस क्षेत्र में होते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में। अब ये बताओ कि इसमें हितपूर्ति किसकी होती है? एक व्यक्ति की होती है, सबकी होती है। आरटीआई बना अरुणा राय के संघर्ष से, सिर्फ अरुणा राय को फायदा हुआ क्या? नहीं हुआ। किसको फायदा हुआ? समाज में सबको फायदा हुआ। तो कौन सी गतिविधियां चलाते हैं ये? सार्वजनिक गतिविधियां। सार्वजनिक क्षेत्र में जब सार्वजनिक हित की गतिविधियां, माफी चाहूंगा, सार्वजनिक हित की गतिविधियां, हित नहीं लिखना पाया था, सार्वजनिक हित की गतिविधियां क्या कहलाती है? नागरिक समाज। अब आ गए हैं एक और है, मिस्टर यूर्गेन कोका। कोका ये क्या कहते हैं कि दरअसल जो ये नागरिक समाज होता है, सिविल सोसाइटी होता है, ये समाज या फिर कह लो राज्य है, बाजार व परिवार, इन तीनों के क्षेत्रों से बाहर एक एनजीओ, दबाव समूह और स्वैच्छिक संगठनों का सम्मिलन है।
स्वैच्छिक संगठन, परिभाषा समझ लो, वैसे लिखा हुआ है सब कुछ। कोका क्या बोला कि ये राज्य होता है क्या? बताओ, राज्य नहीं होता। राज्य में तो राजनीतिक गतिविधियां आती है, ये तो अन्य नागरिक अन्य गतिविधियां करता है, और राज्य की तो खिलाफत करता है ये। अन्ना हजारे में किसका विरोध किया जा रहा था? राज्य का, कि सरकार, राज्य में सरकार है, सरकार का काम ये है भ्रष्टाचार से मुक्ति देना, और सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, इसके लिए हमें जन लोकपाल चाहिए। सरकार नदी का पानी रोकने की कोशिश करिए, मेधा पाटकर बोले तो हमें नदी का पानी जैसा बह रहा है वैसे ही बहता चाहिए हमें। तो ये राज्य बाजार, ये पारिवारिक गतिविधियां हैं क्या? नहीं है। ये बाजार की गतिविधियां है? नहीं है। राज्य और बाजार एक होता है, अलग अलग होते हैं? बाजार एक कैसे होते हैं? राज्य सुरक्षा करता है, बाजार काम करता है। तो धर्म और राज्य एक ही होते हैं? ये भी अलग अलग होते हैं। तो नागरिक समाज न तो राज्य होता है, न ही बाजार, और नहीं क्या होता है, पारिवारिक गतिविधियों का क्षेत्र है। बल्कि इसके बाहर ये किसका संगठन है? ये स्वैच्छिक संगठनों से बना हुआ होता है। क्या चीज? नागरिक समाज। तो अब सिंपल सी परिभाषा है कि नागरिक समाज लोगों का वो समूह है जो स्वैच्छिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, दबाव समूह और सामाजिक आंदोलनों से मिलकर बनता है, जो नागरिकों के हित में काम करता है। तो क्या ये दलीय प्रक्रिया है क्या? ये बताओ, क्या नागरिक समाज दलीय प्रक्रिया है क्या? नहीं, ये गैर दलीय प्रक्रिया है, नॉन पार्टी पॉलिटिक्स है ये। आपने, चलो एक बहुत ही मजेदार शब्द आया हमारे पास, ये राजनीति के दायरे से क्या होते हैं? बाहर होते हैं। ये औपचारिक रूप से राजनीति करते हैं क्या? औपचारिक रूप से राजनीति नहीं करते। अच्छा ये बताओ, क्या ये सत्ता हासिल करना चाहते हैं क्या? मैं ये कह रहा हूं कि ये नॉन पार्टी पॉलिटिक्स है। ये नॉन पार्टी पॉलिटिक्स कौन सी होती है? देखिए, राजनीतिक दलों का ये काम होता है, चाहे वो पक्ष के हों और चाहे वो विपक्ष के, कि वो लोगों के आवाजों को सुने और उन आवाजों को सुन के सरकार तक पहुंचाए। हड़तालें, विरोधी दल में हड़ताल कर दो कि सरकार हमारी आवाज नहीं सुन रही, तो विरोधी दल, बीजेपी ने कृषि कानून बनाया, चलो एक सिंपल उदाहरण करते हैं। बीजेपी ने कृषि कानून बनाया तो इसका जोर शोर से विरोध किसको करना था? भाई किसानों को पसंद नहीं है, तो किसानों की आवाज किसको उठानी थी? किसानों को। या तो बीजेपी के, देखो सरकार भले ही हमारी है लेकिन काम गलत किया, बीजेपी को, चल बीजेपी नहीं उठाया क्योंकि उनकी सरकार थी, तो बीजेपी ने, राजनीतिक दल ने उठाया नहीं। अब ये काम बनता था, काम था कांग्रेस का, ये काम था सीपीआई का, ये काम था सीपीआई एम का, ये काम था बसपा का, ये काम था आम आदमी पार्टी का, ये काम था समाजवादी पार्टी का। तो ये तो कहीं और ही साइकिल चला रहे थे, लालू जी के बच्चे के लालटेन और ही जला रहे थे, और किसान आंदोलन कोई और ही चला रहे थे। तो बताओ, इन राजनीतिक दलों ने चलाया था किसान आंदोलन? नहीं, ये चलाया था भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत ने, ये चलाया था भारतीय किसान यूनियन भूपेंद्र सिंह मान ने, जो पंजाब में चलती है। ऐसे करके दसियों किसान संगठन और शामिल हुए, और तब जाके किसान आंदोलन चला था। तो ये किसने चलाया था? तो क्या दबाव सु राजनीतिक दल होते हैं? नहीं। ये बताओ, एक छोटी सी चर्चा करते हैं। ये जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, एनएस, या ये एसएफआई है, ये राजनीतिक दल है क्या? ये दबाव समूह है, ये दबाव समूह है। अब छात्रों में बेरोजगारी फैल गई और रोजगार मिल नहीं रहा है, सरकार नौकरियां नहीं निकाल रही है, पेपर आउट हो रहे हैं। ऐसे में ये छात्रों की आवाज उठाने का काम किसका था? इसलिए राजनीतिक दल बनाए गए ना, नागरिकों के हितों की मांगे उठाने के लिए। अब राजनीतिक दल नहीं उठाते, इनकी मांगे कौन उठाते हैं? एबीवीपी, एनएसयूआई, एसएफआई, ये उठाती है। तो ये काय में आते हैं? अब तो समझ आ गया, सिविल सोसाइटी। तो सिविल सोसाइटी कैसी प्रोसेस होती है? नॉन पार्टी
पॉलिटिक्स होती है। एक लिख लो, एक ऊपरी ऊपर लिख लो कि सामाजिक आंदोलनों व सिविल सोसाइटी को, सामाजिक आंदोलनों व सिविल सोसाइटी को रजनी कोठारी ने गैर दलीय राजनीतिक प्रक्रिया कहा है। गैर दलीय राजनीतिक प्रक्रिया कहा है। नॉन पार्टी पॉलिटिकल प्रोसेस, नॉन पार्टी गैर दलीय, नॉन पार्टी राजनीतिक प्रक्रिया पॉलिटिकल प्रोसेस। क्या लिखा है? लिख लिया सबने? रजनी कोठारी ने, जो कि एक पुरुष है, गुण संभाले, वो नागरिक समाज और सामाजिक आंदोलनों को क्या बोलते हैं? नॉन पार्टी पॉलिटिकल प्रोसेस बोलते हैं। जो राजनीति के दायरे से, पार्टी पॉलिटिक्स के दायरे से बाहर काम करती है वो। तो हमने ये देखा कि इनका मुख्य उद्देश्य राजनीति करना और राजनीतिक सत्ता हासिल करना नहीं होता। ये औपचारिक रूप से राजनीति करने के लिए नहीं बने होते। ये नॉन पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन ये करते क्या है फिर? ये इनका काम होता है नागरिकों के हितों की पूर्ति करना। एक, नागरिकों की हित पूर्ति के लिए ये सरकार की शक्तियों को सीमित करते हैं, क्योंकि सरकार नागरिकों के मामले में क्या करती है? अतिक्रमण करती है। जैसे कि किसान कानून के माध्यम से सरकार ने किसकी गतिविधियों में अतिक्रमण किया था? किसानों की खरीद और बिक्री में अतिक्रमण किया था। परिणाम स्वरूप कौन सा समाज उठ खड़ा हुआ? नागरिक समाज। और सरकार की शक्तियों पर क्या लगा दिया? अंकुश लगा दिया। तो सरकार पे या तो दबाव डालने के लिए, या सरकार कोई काम कर रही है तो उसको रोकने के लिए, और नहीं कर रही है तो करवाने के लिए जो सोसाइटी सामने आती है वो कौन सी होती है? तो नागरिक, अब परिभाषा निश्चित होती है कि नागरिक समाज नागरिकों के उन स्वैच्छिक संगठनों और सामाजिक आंदोलनों के सम्मिलन से बनता है जो राज्य के विपक्ष में किसके लिए काम करता है? नागरिकों के लिए। तो सिविल सोसाइटी राज्य के साथ होती है या नागरिकों के साथ होती है? नागरिकों के साथ होती है, नागरिक हित में खड़ी होती है। अब ये बताओ कि पुलिस, मिलिट्री, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये किसके साथ होती है? ये राज्य के साथ होती है। और सिविल सोसाइटी नागरिकों के साथ होती है। अब आप दोनों को अंतर समझ गए? तो क्या सिविल सोसाइटी एक राजनीतिक गतिविधि है क्या? नहीं है। क्या ये राज्य के अंतर्गत संचालित होती है क्या? नहीं, ये तो राज्य के विरोध में संचालित होती है। राज्य का विरोध करती है कि तू ये काम मत कर, या ये तू काम नहीं कर रहा तो इसको काम को कर। तो ये अब आपके समझ में आ गई क्या चीज? नागरिक समाज। तो स्वैच्छिक संगठनों से बनता है नागरिक समाज।